नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंटल लॉ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के कानूनों की जो हमारे देश में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐसा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मेंटेन होती है, और हमको ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी दिए गए हैं हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को यूज़ करके हमारी सरकारों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोटेक्शन एक्ट्स बनाए हैं। तो उनके बारे में आज हम थोड़ा सा बेसिक सी डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा हम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला हमारे लिए है वो आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 में आया था। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर अगला है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि 1986 में पर्यावरण के संरक्षण के लिए आया था। एक तरह से ये अम्ब्रेला एक्ट है, इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्ट कार्य करते हैं, तो उसके बारे में हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002। तो थोड़ी सी जानकारी हम इसके बारे में लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं जो हमारे एग्जाम आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, और हम यहाँ पर क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं और पढ़कर याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम शुरू करें तो ये कोड देख सकते हैं कितना सुंदर सा बनाया गया है। पृथ्वी को हाथों में लेके, अगर जो जिम्मेदारी है हमारी पृथ्वी को बचाने की वो हमारी है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन आ गया यहाँ पे। नेचर जब खुद बैलेंस करता है तो तकलीफें कितनी होती हैं आप खुद देख चुके हैं, और नेचर बैलेंस जरूर करेगा। तो इसलिए इससे पहले कि नेचर खुद को बैलेंस करने की कोशिश करे, आप खुद उसको बैलेंस करके रखेंगे तो आपको तकलीफ कम होगी। वरना अगर नेचर बैलेंस करेगा तो किस तरह से करता है वो आपने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। चलिए तो हम पहले उठाते हैं अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसके बनाने का जो मेन कारण था, जो मुख्य कारण था, वो यह था कि अगर आप देखेंगे तो 1950 के दशक के बाद जब आज़ाद हुआ देश, तो तभी भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग थे जो कहीं ना कहीं उनके अंदर राजसी ठाठ और इस तरह के जो शौक होते थे वो होते थे, जिसकी वजह से वो वन्य जीवों का आखेट करते थे, उनको जो है मौत के घाट उतार देते थे बिना किसी मकसद के, बिना किसी मतलब के। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि स्मगलिंग के लिए जानवरों को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सन 1972 में सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाई। इसके तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कैसे हम वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जब आया तो इसमें कई सारे प्रोविजंस किए गए, जिसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसमें सबसे पहला था कि प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, यानी कि शिकार का निषेध कर दिया गया कि आप शिकार बिना मतलब का शिकार नहीं कर सकते। अगर कोई जरूरत है, कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए परमिशन भी आपको लेनी पड़ेगी। अगला देखें तो इसमें है वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और संरक्षण। अगर हम बात करें तो सन 1972 में जब यह एक्ट आया उससे पहले भारत में केवल 4 राष्ट्रीय उद्यान थे, और आज अगर भारत की हम स्थिति देखते हैं तो लगभग 104-105 राष्ट्रीय उद्यान हमारे पूरे भारतीय मानचित्र पर दिखाई देते हैं। तो शायद ये इसी का नतीजा है कि हम वन्य जीवों को बचाने में सफल रहे हैं। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसी एक्ट के अंतर्गत आती है। कभी कभी कुछ प्रश्न आ जाता है कि ये अथॉरिटी किस एक्ट के अंतर्गत है। और फिर आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी आती है, यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण आता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी का भी कार्य होता है कि वो वहां पर कैसे एक इन हाउस संरक्षण कर सके हमारे जानवरों का। तो इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी वो किस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई, तो वो आपका WPA 1972 के अंतर्गत बनाई गई। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सेंट्रल जू अथॉरिटी कब बनाई गई, तो वो भी आपकी 1972 के अंतर्गत ही बनाई गई थी। अगर और हम देखें तो इसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और भी कई बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गई थी। तो इसकी वजह से हम काफी हद तक अपने जानवरों को बचा पाए हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बारे में एक और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जानने की कोशिश करें तो उसमें लगभग 6 अनुसूचियां दर्ज की गई हैं, जिसमें से जो शुरुआत की 5 अनुसूचियां हैं उसमें नंबर वाइज धीरे धीरे प्रोटेक्शन का लेवल डाउन होता रहता है। और जो हमारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 6ठी अनुसूची, वो हमारे यहाँ पौधों के स्पेशलाइजेशन के लिए वहां रखी गई है कि उसमें कुछ स्पेसिफिक पौधों के संरक्षण के लिए उसको बनाया गया है। तो अगर कभी प्रश्न आता है कि अनुसूची 6 में क्या है, तो अनुसूची 6 में शेड्यूल 6 में हमारे पौधों के संरक्षण की बात की गई है।
अगले एक्ट पर आते हैं और हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996। तो ये जो एक्ट है वो सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत बनाया था और हमारा हम ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 51A के तहत हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा खुद से करनी है। और हमारा जो DPSP है वो भी आर्टिकल 48 कहता है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम और कानून बनाने हैं। उसी के अंतर्गत यह एक अम्ब्रेला कानून बनाया गया और साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी 1972 में, या उसके प्रोविजंस को भी लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें इस एक्ट की तो एक तरह से यह अम्ब्रेला एक्ट है। इसमें कई सारे और एक्ट जो हैं इसके अंतर्गत बनाए गए इसके प्रोविजंस को देखते हुए, ताकि हम यहाँ पर अपने पर्यावरण का सुधार कर सकें, पर्यावरण का बचाव कर सकें। इसमें अगर हम महत्वपूर्ण प्राधिकरणों की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण अथॉरिटी आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकरण आता है वो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी आती है, यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA, जो कि हमारा प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता होती है इस अथॉरिटी की, इस प्राधिकरण की। और यहाँ पर हमारे गंगा पुनर्जागरण के लिए इसको बनाया गया था। अब अगर हम बात करें इसमें और एक्ट की तो वाटर एक्ट जो हमारा 1976 में आया था और एयर एक्ट जो 1981 में आया था वो भी, उसको भी इसके अंतर्गत रख दिया गया और तब से ये उसके अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की महत्वता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसकी सोर्स ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, हमारे संविधान से मिलती है, क्योंकि आर्टिकल 253 हो गया, आर्टिकल 51A हो गया, आर्टिकल 48 हो गया। तो इसके अंतर्गत हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये लगातार बनाए गए हैं और उसी के अंतर्गत हमारे ये जो अधिनियम है ये बनाए गए और अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बनाया गया फोटो सुंदर सा लगा दिया गया है। अगर हम इसके बाद बात करें जैव विविधता अधिनियम यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की, तो दरअसल जो ये एक्ट बनाया गया था ये आपको याद होगा 1992 में जो रियो समिट हुई, उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ जो CBD हुआ, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ उसके अंतर्गत जो बातें कही गई उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और उसके तहत हम अब कार्य कर रहे हैं जो उस प्रोटोकॉल में, जो CBD में हमारी बातें कही गई थी। इसके अंतर्गत जो अथॉरिटीज बनाई गई उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, फिर उसके नीचे आपका स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनते हैं, फिर आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज बनती है, यानी एक ये इसमें त्रिस्तरीय संगठन बनाया जाता है। उस त्रिस्तरीय संगठन में जो सबसे ऊपर होता है वो आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होता है यानी कि NBA होता है। उसके बाद आपका SBB होता है यानी कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और उसके अंतर नीचे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज आती हैं, यानी एक त्रिस्तरीय संस्था बनाई जाती है बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बायोडाइवर्सिटी जो बायोलॉजिकल पार्क हैं उन सबको, बायो रिजर्व पार्क हैं उनको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और उनको सुरक्षित करने की बात करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट थे जिनके बारे में हमको बात करना जरूरी था, हमने इनके बारे में बात की, जानने की कोशिश की। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए एक्ट के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को पहुँच और लोगों को हो और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। आपका सहयोग ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।